भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्राइट फैक्ट्स में। अनलॉक 1 का फेज 30 जून को खत्म होगा और उसके बाद अनलॉक 2 का फेज शुरू हो जाएगा, जिसमें सरकार और भी छूट देने की तैयारी में लगी है। लेकिन दूसरी तरफ चीनी बीमारी के मरीजों के केस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो क्या आगे दोबारा लॉकडाउन लगेगा या बढ़ते मरीजों को देखने के बावजूद भी इसे नहीं लगाया जाएगा? इन सभी बातों की जानकारी लेने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन पहले एक बार चीनी बीमारी से संक्रमितों के आंकड़े देख लेते हैं। अब तक 4,40,000 केसेस हो चुके हैं। 24 घंटे में 13,548 मरीज बढ़े हैं और ये संख्या 5 दिनों में सबसे कम है। साथ ही 10,879 संक्रमित ठीक भी हुए। आंकड़े हर घंटे बदल रहे हैं और इसी के साथ आज आप देखेंगे, अगर ये चीनी ऐप्स फोन में है तो फौरन हटा दें, वरना हो सकता है ये बड़ा नुकसान। और जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल हुआ भारत। जानिए विस्तार से और आगे देखेंगे चीनी बीमारी से बचना है तो खाए ये 8 चीजें, आपको कुछ नहीं होगा। साथ ही साथ इन देशों के गद्दारों ने जलाया देश के झंडे को, किया तिरंगे का अपमान और चीन को भारत की धमकी, कहा सीमा पर कुछ भी किया तो कर देंगे बुरा हाल। और साथ ही बन गई है चीनी बीमारी की दवा। आज बाबा रामदेव करेंगे बिक्री चालू। सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली खबर की तरफ। अगर ये चीनी ऐप्स आपके फोन में है तो फौरन हटा दें, वरना हो सकता है ये बड़ा नुकसान। दोस्तों, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने चीन के ऐसे 50 से ज्यादा ऐप्स की पहचान की है जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक है। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक इन ऐप्स के जरिए देश और सुरक्षा से संबंधित अहम डेटा भारत से बाहर भेजा जा रहा है। जिन मोबाइल ऐप्स को देश की सुरक्षा के लिए खतरा माना गया है उनमें टिकटॉक, हेलो, यूसी ब्राउजर और जूम भी शामिल है। इसके अलावा महिलाओं के लिए शॉपिंग ऐप शीन और शाओमी को भी सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक कहा गया है। मामले से जुड़े एक जानकार का कहना है कि टिकटॉक, हेलो, यूसी ब्राउजर और जूम को आप मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सभी ऐप्स आपके फोन के लोकेशन और आपके द्वारा इस्तेमाल होने वाले सभी ऐप्स और अहम जानकारी चुपके से अपने पास स्टोर करते हैं। ऐसे में जितने भी भारतीय ये ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी हर एक बात का कंपनी अपने पास डेटा रखती है। अब जानते हैं दोस्तों, जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल हुआ भारत। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बन गया है दोस्तों। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार स्टील उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है। टॉप 10 स्टील उत्पादक देशों में अमेरिका 8.67 करोड़ टन के उत्पादन के साथ चौथे स्थान पर है। उसके बाद दक्षिण कोरिया 7.25 करोड़ टन के साथ 5वें पर, रूस 7.17 करोड़ टन के साथ 6ठे पर, जर्मनी 4.24 करोड़ टन के साथ 7वें पर, तुर्की 3.73 करोड़ टन के साथ 8वें पर, ब्राजील 3.47 करोड़ टन के साथ 9वें पर और ईरान 2.5 करोड़ टन के साथ 10वें नंबर पर आता है। अन्य देशों में इटली ने बीते साल 2.45 करोड़ टन का स्टील उत्पादन किया, फ्रांस ने 1.54 करोड़ टन और स्पेन ने 1.43 करोड़ टन का उत्पादन किया। रिपोर्ट के अनुसार भारत का कच्चे स्टील का उत्पादन 2018 में 4.9% बढ़कर 10.65 करोड़ टन रहा, जो 2017 में 10.15 करोड़ टन था। जापान का उत्पादन इस दौरान 0.3% घटकर 10.43 करोड़ टन रह गया। इस तरह भारत ने स्टील उत्पादन में जापान को पीछे छोड़ दिया। इसी के साथ दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले बताते हैं। अगर आप भी दुनिया भर की खबरें सबसे पहले चाहते हैं तो इस चैनल को बिना भूले नीचे दिए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अब जानते हैं दोस्तों, चीनी बीमारी से बचना है तो खाएं ये 8 चीजें, इम्यूनिटी करते हैं स्ट्रॉन्ग। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चीनी बीमारी का कोई भी वैक्सीन अभी तक नहीं निकाला गया है। ऐसे में आप अगर चीनी बीमारी से बचना चाहते हैं तो केवल एक ही रास्ता है कि आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं और ये करने के लिए आपको इन चीजों का सेवन करना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद की माने तो अश्वगंधा में कई ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जिससे शरीर की कई बीमारियां दूर रहती हैं। अश्वगंधा के सेवन से लंबे समय तक शरीर स्वस्थ और ताकतवर बना रहता है और बुढ़ापे के लक्षण भी दूर रहते हैं।
आंवला विटामिन सी का भरपूर स्रोत होता है, जिसके सेवन करने से पाचन तंत्र सहित कई समस्याएं दूर रहती हैं। इससे त्वचा चमकदार बनती है और झुर्रियों की समस्या खत्म हो जाती है। इसके नियमित सेवन से इम्यून पावर मजबूत बनता है। इसके साथ हरी इलायची, दूध, बादाम, केला, पनीर और कीवी का सेवन भी इम्यूनिटी को अच्छा करता है। दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है इन देशों में 35,000 के बराबर है भारत के 100 रुपए। आप भी हो सकते हैं अमीर, मगर उससे पहले देश के गद्दारों ने जलाया देश के झंडे को, किया तिरंगे का अपमान। राजधानी लखनऊ में कुछ लड़कों ने चाइनीज ऐप टिकटॉक पर वीडियो बनाने के लिए देश का झंडा ही जला दिया और देश विरोधी नारे भी लगाए। मिली जानकारी के अनुसार ये लड़के रविवार यानी जून 21 को देर शाम वीडियो बनाते हुए देश के राष्ट्रीय झंडे को जला रहे थे। फिर उनकी इस करतूत पर जब लोगों ने विरोध किया तो उन लड़कों ने उल्टा लोगों पर ही हमला कर दिया। बता दें, लखनऊ के बाजार खाला में कुछ लड़कों द्वारा यह हरकत की गई। लखनऊ के चारों आरोपी टिकटॉक को लेकर तिरंगा झंडा जलाने के साथ साथ देश विरोधी नारेबाजी भी कर रहे थे। वहां से जा रहे दो नागरिकों ने भी इसका विरोध किया। दो अन्य नागरिकों के मना करने पर चारों लड़के आक्रोशित हो गए और उन्होंने मना करने वाले दोनों युवकों पर हमला बोल दिया। दोस्तों, आपके हिसाब से देश के इन गद्दारों के साथ क्या करना चाहिए, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। चीन को भारत की धमकी, कहा सीमा पर कुछ भी किया तो कर देंगे बुरा हाल। लद्दाख सीमा पर हिंसक झड़प के बाद से ही भारतीय जवानों को सीमा पर हथियार प्रयोग करने की छूट दे दी गई है। ऐसे में चीन की बौखलाहट दिखने लगी है। बता दें कि लद्दाख में चल रहे तनाव के बीच भारतीय सैनिकों को LAC पर असाधारण परिस्थितियों में हथियार के इस्तेमाल की छूट मिलने से चीन का सरकारी प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स भड़क उठा है। वहीं इसके साथ ही चीनी अखबार ने धमकी दी कि अगर भारतीय सैनिकों ने गोली चलाने की हिम्मत की तो हम इसका मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम हैं। चीनी अखबार ने वर्ष 1962 के युद्ध की याद दिलाते हुए कहा कि आज चीन की सेना और अर्थव्यवस्था दोनों ही भारत से ज्यादा मजबूत है। अगर गोली चलाने का आदेश सच साबित हुआ तो भारतीय चीनी सीमा पर दोनों सेनाओं के बीच हुए विश्वास बहाली के समझौते का गंभीर उल्लंघन होगा और जवाब चीन भी देगी। अब जानते हैं दोस्तों, इन देशों में 35,000 के बराबर है भारत के 100 रुपए। आप भी हो सकते हैं अमीर। अगर आप भी कहीं विदेश जाने का सोच रहे हैं तो हम आपको उन खूबसूरत देशों के बारे में बता दें जहां भारतीय रुपया आपको अमीर होने का एहसास कराता है। पहला, इंडोनेशिया, जहां भारतीय 1 रुपए 207.78 इंडोनेशियन रुपया के बराबर है। दूसरा, वियतनाम, जहां 1 रुपए 355.04 वियतनामी डोंग के बराबर है। तीसरा, कंबोडिया, जहां भारत का 1 रुपए 63.23 कंबोडियन रियाल के बराबर है। चौथा, श्रीलंका, जहां 1 रुपए 2.39 श्रीलंकन रुपये के बराबर है। पांचवा, नेपाल, जहां भारत का 1 रुपए 1.6 नेपाली रुपये के बराबर है। और छठवां, जापान, जहां 1 भारतीय रुपया 1.7 जापानी येन के बराबर है। आगे देखेंगे दोस्तों कि बिना गारंटी के मिलेगा लाखों का लोन, सरकार कर रही है तैयारी। दोस्ती की आड़ में चीन ने दिया नेपाल को भी धोखा, लूट ली ये जमीन। भारत के साथ काला पानी और लिपुलेख का सीमा विवाद मुद्दा उठाने वाले नेपाल की पीठ में चीन ने छुरा घोंप दिया है। चीन ने नेपाल के रुई गांव पर बीते 3 साल से कब्जा किया है और इसे छोड़ने को वो राजी नहीं है। बीते कुछ समय से भारत के खिलाफ एक के बाद एक कदम उठाने वाले नेपाल के KP शर्मा ओली सरकार ने चीन की इस नापाक हरकत पर अपनी जुबान बंद कर ली है। भारत के खिलाफ अक्सर बयानबाजी करने वाले नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। लगभग 60 साल तक रुई गांव नेपाल के अधीन रहा है और अब इस गांव में रहने वाला गोरखा चीन के दमनकारी शासन के अधीन आ गया है। नेपाली अखबार के अनुसार रुई गांव वर्ष 2017 से तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा बन गया है। इस गांव में अभी 72 घर हैं। साथ ही जानिए दोस्तों, पतंजलि ने बना दी चीनी बीमारी की दवा। रामदेव बाबा ने लॉन्च में बताया कि अब सबको बचा लेगी ये दवा। दोस्तों, पतंजलि आयुर्वेद ने चीनी बीमारी के लिए आयुर्वेदिक दवा बनाने का दावा किया है। संस्थान की ओर से हरिद्वार में मंगलवार दोपहर 12 बजे दिव्य कोरोनिल टैबलेट लॉन्च की गई। योग गुरु रामदेव और पतंजलि CEO बालकृष्ण ने इस दवा के क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे भी सामने रखे। ये दवा पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर ने मिलकर बनाई है। कंपनी का दावा है कि कोरोनिल का क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल अंतिम दौर में है। फिलहाल इसका प्रोडक्शन हरिद्वार की दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड कर रहे हैं। अब जानिए दोस्तों, बिना गारंटी के मिलेगा लाखों का लोन, सरकार कर रही है तैयारी। दोस्तों, किसी भी कारोबार को शुरू करने के लिए लोन की जरूरत होती है, लेकिन बैंक लोन बिना गारंटी मिलना अपने आप में एक बड़ी चुनौती रही है। पर अब आपको गारंटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार एक सबऑर्डिनेट ऋण योजना बना रही है जिसके तहत
बिना गारंटी आपको लाखों रुपए का लोन बड़ी आसानी से मिल जाएगा। सबऑर्डिनेट ऋण वैसे असुरक्षित यानी बिना गारंटी वाले कर्ज को कहा जाता है। सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम कारोबार यानी एमएसएमई को सबऑर्डिनेट ऋण प्रदान करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए की योजना के दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दे रही है। इससे पहले एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 1 जून को मंत्रिमंडल द्वारा 20,000 करोड़ रुपए के प्रावधान को मंजूरी देने से 2 लाख एमएसएमई इकाइयों को लाभ होगा। इसी के साथ आगे देखिए, यूपी में 1 जुलाई से खुलने वाले हैं स्कूल, सभी शिक्षकों को आना अनिवार्य। मगर उससे पहले राजस्थान में 1000 पदों पर निकली भर्ती, जल्दी करें आवेदन। दोस्तों, राजस्थान में RSMSSB ने 1000 से ज्यादा पदों पर जूनियर इंजीनियर की भर्ती के लिए फिर से आवेदन मांगे हैं। RSMSSB द्वारा जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी के लिए 8 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को अप्लाई करने के लिए सिर्फ 15 दिन का समय दिया गया है। योग्य व इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब जानिए दोस्तों, भारत से कब खत्म हो जाएगा वायरस, जाने क्या कहते हैं ये आंकड़े। महामारी के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस महामारी से ठीक होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। साथ ही संक्रमितों के मामले में भारत की स्थिति दुनिया के कई देशों से बेहतर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि घनी आबादी के बावजूद भारत में प्रति लाख व्यक्ति पर महामारी के मामले दुनिया में सबसे कम है। साथ ही ठीक होने की दर अब करीबन 56% पर पहुंच गई है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये कम मामले चीनी बीमारी की रोकथाम, प्रसार रोकने और प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार के साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उठाए गए क्रमिक एहतियाती कदमों की बदौलत हुआ है। अब जानिए दोस्तों, यूपी में 1 जुलाई से खुलने वाले हैं स्कूल, सभी शिक्षकों को आना है अनिवार्य। सरकारी प्राइमरी स्कूल 1 जुलाई से खुल जाएंगे, लेकिन अभी केवल शिक्षकों व प्रधानाचार्य को स्कूल आना होगा। इस संबंध में बेसिक शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 1 जुलाई से शिक्षक व प्रधानाध्यापक स्कूलों में मौजूद रहकर जरूरी काम पूरे करें। इनमें सबसे पहले शारदा अभियान के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करना है। दीक्षा ऐप के जरिए शिक्षकों को अपना प्रशिक्षण भी पूरा करना है। वहीं राज्य सरकार द्वारा विकसित आधारशिला, ध्यानाकर्षण और प्रशिक्षण संग्रह का प्रशिक्षण भी प्रस्तावित है। इसका प्रशिक्षण 20 जुलाई से खंड शिक्षा अधिकारी 25-25 शिक्षकों का बैच बनाकर देंगे। आगे देखेंगे दोस्तों, महामारी की वैक्सीन से 2.5 साल दूर है दुनिया, WHO एक्सपर्ट की चेतावनी। उससे पहले जानिए दोस्तों, भारत का 3 लाख करोड़ का कारोबार चीन पर निर्भर। अगर किसी भी चीज पर आपकी निर्भरता हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो आपका आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। भारत और चीन के मामले में भी कुछ इसी तरह का हाल है। फार्मा प्रोडक्ट्स के मामले में भारत की चीन पर निर्भरता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो गलत फायदा उठाने लगा है। खासकर लद्दाख गलवान घाटी घटना के बाद उसने आक्रामक रुख अपना लिया है। भारत हर साल लगभग 3 लाख करोड़ की दवा तैयार करता है। दवा तैयार करने के जरूरी स्टार्टिंग मटेरियल API के लिए भारत कुछ हद तक चीन पर निर्भर है। भारतीय कंपनियां 70% API की जरूरत चीन से आयात करके पूरा करती है और वहीं कुछ दवाइयों के लिए यह 90% तक है। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि भारत पूरी तरह से चीन पर अपनी निर्भरता समाप्त कर पाएगा। अब जानिए दोस्तों, घट गए सोने के दाम, जानिए क्या होगी नई कीमतें। सोने की कीमत में सोमवार को गिरावट दर्ज की गई। दोस्तों, HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को सोने के भाव में 85 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के साथ सोने का भाव 48,811 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। सिक्योरिटीज के अनुसार रुपए में मजबूती के चलते सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। गौरतलब है कि पिछले सत्र में सोना 48,896 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। हालांकि चांदी की कीमत में सोमवार को बढ़त दर्ज की गई है। चांदी के भाव में सोमवार को 144 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी आई है। इस तेजी से चांदी की कीमत 49,880 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। गौरतलब है, इससे पहले सत्र में चांदी 49,736 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई थी। अब जानिए दोस्तों, महामारी की वैक्सीन से 2.5 साल दूर है दुनिया, WHO एक्सपर्ट की चेतावनी। विश्व सरकार सम्मेलन में बोलते हुए WHO के विशेष दूत डॉक्टर डेविड नाबारो ने कहा कि उनका मानना है कि दुनिया में सभी तक टीका पहुंचने में 2.5 साल का समय लग सकता है। ब्रिटिश चिकित्सक ने कहा कि अगर साल के अंत तक टीका आ भी जाता है तो सुरक्षा और प्रभाव जांचने के लिए कुछ समय लगेगा। इसके बाद इन्हें बड़े पैमाने पर उत्पादित करने की कोशिश होगी ताकि सभी तक इसकी पहुंच हो सके। फिर टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित करना होगा। उन्होंने कहा, मुझे खुशी होगी अगर मैं गलत साबित हुआ।
इसी बीच संयुक्त राष्ट्र एड्स एजेंसी ने चेतावनी दी कि महामारी से विकासशील देशों में एड्स की दवा की आपूर्ति बाधित हो सकती है। एजेंसी ने कहा कि महामारी को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन और सीमा को बंद करने के फैसले से दवाओं के उत्पादन और वितरण दोनों प्रभावित हो रहे हैं, जिससे अगले 2 महीनों में दवा की कीमत में वृद्धि और कमी दोनों हो सकती है। अब जानिए दोस्तों कि लॉकडाउन के बाद पटरी पर दौड़ी 100 से अधिक ट्रेनें, जानिए पूरा टाइम टेबल। रेलवे खाली पटरियों पर दौड़ रही ट्रेनों की गति को बरकरार रखे हुए है। पिछले 50 दिनों से चल रही स्पेशल ट्रेन 24% खाली सीट के साथ दौड़ रही है, तो वहीं इन ट्रेनों की समयबद्धता बेहतर हुई है, यानी ये नियमित समय पर संचालित हो रही है। उधर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की संख्या लगातार घट रही है। औसतन 150 श्रमिक स्पेशल ट्रेन की जगह महज 2-3 ट्रेनें ही चल रही है। रेल मंत्रालय ने कल 4436 स्पेशल ट्रेन से अभी तक 62,22,000 श्रमिकों को घर तक पहुंचाने का काम किया है। अब जानिए दोस्तों, दिल्ली के मरीजों को ऑक्सीमीटर मिलेंगे। केजरीवाल बोले होम क्वारंटाइन में रहने वाले खुद ऑक्सीजन लेवल जांच कर सकेंगे। दोस्तों, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि महामारी के मरीजों में ऑक्सीजन लेवल कम होने पर परेशानी बढ़ती है। ऐसे में होम क्वारंटाइन किए जा रहे मरीजों को ऑक्सीमीटर दिया जाएगा। वे हर 1-2 घंटे में अपनी जांच खुद करेंगे। ऑक्सीजन लेवल कम हुआ तो वे अस्पताल में फोन करेंगे और मेडिकल टीम ऑक्सीजन लेकर तत्काल उनके पास पहुंच जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि यहाँ बीते 10 दिनों में टेस्टिंग 3 गुना बढ़ाई गई है। पहले रोजाना 5,000 जांच की जा रही थी, जो अब 18,000 हो रही है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही न्यूज हर रोज अपने मोबाइल फोन पर चाहिए तो बिना भूले हमारे चैनल को नीचे दिए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।